नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन आल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 7 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए एवं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिवसीय विभिन्न परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग निश्चित रूप से इन प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें, अच्छे से तैयारी कर लें और इतिहास के प्रश्न जो बताए जा रहे हैं वो आप सबके लिए बहुत उपयोगी है। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास हमारे बीते हुए जीवन की वे घटनाएं हैं जो हमें अच्छाइयाँ या बुराइयों का अनुभव करा के गई हैं। हमें इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। इसी कारण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इन सभी प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। प्रश्न 1 है, शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह किस में शामिल था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए है काबूलियत में, ऑप्शन बी पट्टा में, ऑप्शन सी सर्दिश में और डी है उपर्युक्त सभी में। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी में। शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत जो मंजूर किए थे वे काबूलियत में, पट्टा में और सर्दिश तीनों में शामिल थे। प्रश्न 2, हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध कहाँ हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है पानीपत में। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को मुगल सम्राट अकबर और अफगानों के सेनापति हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। प्रश्न 3, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 1564 ईस्वी में। गैर मुसलमानों से वसूले जाने वाले जजिया कर को अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। यह उसकी महानता एवं धार्मिक सहिष्णुता का ज्वलंत प्रमाण है। प्रश्न 4, नूरजहां किसकी पुत्री थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा सही ऑप्शन सी है मिर्जा गियास बेग की। मुअत्तमीद खां की कृति इकबाल नाम ए जहांगीरी के विवरण के आधार पर कहा जाता है कि नूरजहां, जिसका प्रारंभिक नाम मेहरुन्निसा था, मिर्जा गियास बेग नामक एक पारसी की पुत्री थी। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को पारसी में अनुदित कराने की पहल की? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है दारा। मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने अथर्ववेद एवं उपनिषदों का पारसी में अनुवाद कराया। इसने वापस उपनिषदों का सिर्र ए अकबर महान रहस्य नाम से फारसी अनुवाद कराया था। प्रश्न 6, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1674 ईस्वी। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था, ऐसा एलपी शर्मा के स्रोतों से ज्ञात होता है। प्रश्न 7, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1764 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व 1764 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, ऐसा बी एल ग्रोवर के स्रोतों से हमें ज्ञात होता है। प्रश्न 8,
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, रविंद्रनाथ टैगोर। 1917 ईस्वी में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर गांधी जी नील के किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। अंततः ब्रिटिश सरकार को उनके समक्ष झुकना पड़ा। गांधी जी के इस अतीत संघर्ष एवं त्याग को देखते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, दीनबंधु मित्र। बंगाल का नील आंदोलन शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। अंग्रेज इन्हें अपने खेतों में नील उगाने के लिए बाध्य करते थे। नादिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में विद्रोह करते हुए नील की खेती बंद कर दी। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किसानों के शोषण का बड़ी बारीकी से वर्णन किया है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किसने भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, बंगाल का नील विद्रोह। बंगाल का नील विद्रोह जो कि 1859 ईस्वी में हुआ था, भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। प्रश्न 11, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, नाना साहब ने। नाना साहब जो कि कानपुर के बिठूर में रहते थे, इन्होंने कानपुर के विद्रोह का 1857 ईस्वी में संचालन किया था, किंतु बड़ी तन्मयता से कार्य करने के बावजूद 1857 के क्रांति को इन्हें सफल नहीं बना पाए, किंतु कुछ दिनों तक अंग्रेजी हुकूमत से कानपुर को अलग रखा और अपना स्वतंत्र परचम लहरा लिया था। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे। प्रश्न 13, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, शाहजहां। मुगल कालीन इतिहास में स्थापत्य कला की दृष्टि से मोहम्मद शाहजहां के काल को स्वर्णकाल माना जाता है। उसके द्वारा निर्मित आगरे का ताजमहल, दिल्ली का तख्ते ताउस आदि दर्शनीय कृतियां हैं। प्रश्न 14, मेगास्थनीज कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, राजदूत। मेगास्थनीज एक राजदूत था। प्रश्न 15, भारत छोड़ो प्रस्ताव के शिष्टा कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो प्रस्ताव शुरू करने के लिए पहली सलाह महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू ने ही दी थी। प्रश्न 16, रैदास किसके शिष्य थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, रामानंद के। रामानंद के शिष्य रैदास जी थे। प्रश्न 17, गिरनार शिलालेख किससे संबंधित है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, रुद्रदामन से। जूनागढ़ जो कि गिरनार से है, शक संवत 72 अर्थात 150 ईस्वी में शक शासक रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जो एक प्रशस्ति के रूप में है, जिसमें उसके विजय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन मिलता है। इसमें सुदर्शन झील का भी वर्णन मिलता है। प्रश्न 18, 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम क्या था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी को बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रबंध करने की सलाह दी थी। इसी के तहत कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षीय लगभग
लगान का बंदोबस्त लागू किया। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 1793 में इसे अस्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी आदि क्षेत्रों में लागू भी किया गया। प्रश्न 19, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है सूरत में। अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1608 में किया गया, जब कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा और सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी मांगी। प्रारंभिक विरोध के बावजूद 1613 में अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मिल गई। प्रश्न 20, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, जहांगीर। मुगल सम्राटों में जहांगीर चित्रकला का पारखी था। वह स्वयं भी एक कुशल चित्रकार था और उसने अनेक चित्रकारों को राजकीय संरक्षण भी दिया था। उसके प्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, विशन दास आदि उल्लेखनीय हैं। उसने अबुल हसन तथा मंसूर का क्रमशः नादिर उल जमा तथा नादिर उल अस्र की उपाधि से विभूषित भी किया था। प्रश्न 21, सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था, तो उसे कहां भेजा गया था? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, जहांगीर के दरबार में। सर टॉमस रो को एक दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। प्रश्न 22, किस कला का गंधार कला पर अधिक प्रभाव पड़ा था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, यूनानी कला का। गंधार कला शैली को इंडो यूनानी या ग्रीक कला शैली भी कहा जाता है। इसका केंद्र गांधार था। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियों काले स्लेटी पत्थर से बनाई गई थी। यह यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती है। इन मूर्तियों में भौतिकता का सम्मिश्रण किया गया है। प्रश्न 23, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, पतंजलि। शुंग वंशी शासकों के पुरोहित पतंजलि ने महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक टीका ग्रंथ है। प्रश्न 24, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, लियाकत अली खां। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम लियाकत अली खां था, जो एक क्रांतिकारी सहयोगी भी रहे हैं। प्रश्न 25, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह घोषणा किसने की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, सुभाष चंद्र बोस ने। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की। यहीं उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं का नारा भी दिया। वे स्वयं ही इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति बन गए थे। प्रश्न 26, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, सी राजगोपालाचारी। तमिलनाडु के राष्ट्रवादी नेता सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने माउंटबेटन के त्याग पत्र देने के पश्चात 1948 से 1950 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य भी किया। प्रश्न 27, फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी के विरोध हो जाने के बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल नामक एक पार्टी बनाई। इसी कारण फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक के रूप में सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाता है। प्रश्न 28, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, 1784 ईस्वी में।
ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। कंपनी के सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिए गए। प्रश्न 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, 1946। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में अप्रत्यक्ष रीत से संविधान सभा के लिए चुनाव था, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा अन्य दलों को 15 प्रत्याशी निर्वाचित किए गए। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में शुरू हुई और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी कहां भड़की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, मेरठ में। सिपाही विद्रोह की 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी मेरठ से भड़की थी। तो दोस्तों, आपने आज जो पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आज आपके लिए 2 सवाल भी दिया हूं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? और प्रश्न 2, रैदास किसके शिष्य थे? दोस्तों, आप नियमित रूप से हमारे वीडियो को देखते रहें, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। और यदि आप आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो नियमित रूप से 9 से 10 के बीच रात लोड कर दिया जाता है। आप जब भी समय पाएं उसे जरूर देखें। कल आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 7 प्रसारित किया जाएगा। आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें और हमारा उत्साहवर्धन भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके सभी को लाभान्वित करें। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से ओतप्रोत रहें। आप अपनी तैयारी को एक निश्चित आयाम दें, सफलता अवश्य मिलेगी। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।